नमस्कार, जय हिंद साथियों। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्टू अकेडमी पर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10 का जो इकोनॉमिक्स है चैप्टर 2 और राज्य एवं राष्ट्र की आय। राज्य एवं राष्ट्र की आय, इससे जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे उसको यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ का लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। यानी कि मेरे कहने का मतलब है, मेरे मोबाइल ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जाकर वहां से आप मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद में होगा क्या कि आपको वहां पे जाना है और क्लास 10 के एसएसटी को सेक्शन को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में आपको इकोनॉमिक्स में जाना है। इकोनॉमिक्स में जाने के बाद में पीडीएफ पे क्लिक करना है और पीडीएफ पे क्लिक कीजिएगा। वहाँ पे आपको आ जाएगा राज्य एवं राष्ट्र किया है। उस पर क्लिक करने के बाद में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ को आप आसानी से वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा। एक भी रुपये आपको वहाँ पे नहीं लगेगा पीडीएफ के लिए। तो जाकर जल्दी आप हमारे मोबाइल ऐप को जाकर डाउनलोड कर लीजिए और इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, जिससे आपको सेट लगाने में बिल्कुल आसानी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, 1 जुलाई से 30 जून तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। तो भारत में जो वित्तीय वर्ष कहा जाता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। ऑप्शन है पटना, गया, शिवहर या नालंदा। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है तो वो है पटना। यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 के रूप में है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई। 1986 ईस्वी में, 1980 ईस्वी में, 1987 ईस्वी में, 1988 ईस्वी में। तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा 1986 ईस्वी में हुआ था। यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 के रूप में है, इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। एक मिनट फ्रेंड, चलिए देखते हैं। इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। ऑप्शन है फोर्ड मोटर्स, पतंजलि, पार्ले या कोका कोला। तो जिसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो पतंजलि हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जो पतंजलि है वो बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 5 है, बिहार में सर्वाधिक न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला है। बिहार में सर्वाधिक न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला है तो ऑप्शन है पटना, शिवहर, पूर्णिया और बेगूसराय। ठीक है, बिहार में जो सर्वाधिक न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला है वो शिवहर है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और आपसे पूछा जाता है कि बिहार में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन है, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाता है, पटना हो जाता है। यानी कि बिहार का जो सर्वाधिक व्यक्ति वाला मतलब प्रति व्यक्ति आय वाला जिला है वो पटना है और न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला वो शिवहर है। यानी कि यहाँ पे इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6 के रूप में काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हर साल लगभग एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है। ऑप्शन है आईएसआई, हॉलमार्क, एग मार्क या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता। यानी कि सोने की जो वस्तु बनी होती है उसको शुद्धता को मापने के लिए किस मार्क का यानी किस चिन्ह का होना आवश्यक है तो वो हो जाएगा हॉलमार्क। आपसे इस प्रकार ये पूछा जा सकता है कि जो सोने की वस्तु की या सोने की शुद्धता को जानने के लिए किसका होना आवश्यक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हॉलमार्क। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7 के रूप में है, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। ऑप्शन है बिहार, चंडीगढ़, हरियाणा या गोवा। तो बिहार में जो प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक जिला राज्य है वो है गोवा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर जो 8 के रूप में है, यार देखते हैं इसको। चलिए, पार्ले समूह के थम्सअप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी खरीदा। पार्ले समूह के थम्सअप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीदा। कोका कोला, एलजी, रिबॉक या नोकिया। तो राइट आंसर हो जाएगा, पार्ले समूह के थम्सअप ब्रांड को कोका कोला ने खरीदा था। यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 9 है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। 17 मार्च, 15 मार्च, 19 मार्च या 22 अप्रैल। तो उपभोक्ता जो अधिकार दिवस है वो मनाया जाता है 15 मार्च को। यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए कौन उत्तरदायी है। भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए कौन उत्तरदायी है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए जो उत्तरदायी है वो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 11 है, राष्ट्रीय आय की गणना में कौन सी कठिनाइयां है? राष्ट्रीय आय की गणना में कौन सी कठिनाइयां है? ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में आंकड़ों के एकत्र करने में कठिनाइयां, ऑप्शन नंबर बी में दोहरी गणना की संभावना, ऑप्शन नंबर सी में है मूल्य मापने में कठिनाइयां और ऑप्शन नंबर डी में उपरोक्त सभी। तो राष्ट्र की आय में कठिनाइयां जो आती है वो तीनों आती है। ये जो आंकड़ों के एकत्र करने में कठिनाइयां भी आती हैं, दोहरी गणना की संभावना भी होती है और मूल्य मापने की भी कठिनाइयां होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 12 के रूप में है, उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है। उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से सहज, वैज्ञानिक, व्यवहारिक और उपयुक्त तीनों। तो देखिए उत्पादन एवं आय गणना विधि जो है वो आर्थिक दृष्टिकोण से सहज भी है, वैज्ञानिक भी है, व्यवहारिक भी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त तीनों या उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख रुपए से अधिक तथा 1 करोड़ रुपए से कम है तो उपभोक्ता शिकायत करेगा। यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख रुपए से कम तथा 1 करोड़ रुपए से 20 लाख रुपए से अधिक तथा 1 करोड़ रुपए से कम है तो उपभोक्ता कहाँ जाकर शिकायत करेगा? तो ऑप्शन है जिला फोरम के पास, राज्य आयोग के पास, राष्ट्रीय आयोग के पास, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राज्य आयोग के पास ये जाकर अपना शिकायत कंप्लेन करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखें। क्वेश्चन नंबर 14 है, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? 100 या 1100 या 1811 4000 या 2011 4000। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्प नंबर जो है वो है 1811 4000, 1811 4000। ठीक है, 1811 4000, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें। क्वेश्चन नंबर 15 है, बिहार में गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाले लोगों का प्रतिशत है, यानी कि जो बीपीएल होता है। ठीक है, बीपीएल जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाले लोगों की संख्या कितनी है? तो 26%, 41.4% या 46% या 48%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिहार में जो गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाले लोगों की संख्या है वो 41.4% है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 15 है, वैश्वीकरण का अर्थ है, वैश्वीकरण का अर्थ है विदेशी पूंजी एवं विनियोग पर रोक, व्यापार पूंजी तकनीकी हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा किसी देश की अर्थव्यवस्था का साथ समन्वय या सरकारीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाना या इनमें से कोई नहीं। तो वैश्वीकरण का जो अर्थ हो जाएगा वो व्यापार पूंजी तकनीकी हस्तांतरण और सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? भारत में जो सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, पीसी महालनोबिस, महात्मा गांधी, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में जो सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन वो दादा भाई नौरोजी किए हुए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और आपसे पूछा जा सकता है कि दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम कब किया था? तो 1868 में किए थे। कब किए थे? तो 1868 में किए थे। दादा भाई नौरोजी ने 1868 ईस्वी में राष्ट्रीय आय के आकलन सर्वप्रथम किए थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। क्वेश्चन नंबर जो 28 के रूप में है, सन 2008 और 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है। सन 2008 और 9 के अनुसार भारत का औसत प्रति व्यक्ति आय है 22,553 रुपये, 25,494 रुपये, 6,610 रुपये या 54,850 रुपये। तो सन 2008 और 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय जो है वो 25,494 रुपये था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 20 के रूप में है, अर्थव्यवस्था के प्रकार होते हैं। अर्थव्यवस्था के प्रकार होते हैं 2, 3, 4 या 5। तो अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है? तो पहला होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरा होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, पहला क्या होता है? पूंजीवादी, दूसरा क्या होता है? समाजवादी और तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आप एक कमेंट कीजिए आंसर का। ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है? भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है? ऑप्शन आपको हम दे रहे हैं पूंजीवादी, समाजवादी या मिश्रित। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी में आप इनमें से कोई नहीं मान सकते हैं। तो इसका आंसर आप लोग फटाफट कमेंट करके बता दीजिए कि भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है। चलिए अगला प्रश्न देखें। क्वेश्चन नंबर जो 20 है, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है?
उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? 50 रुपये, 70 रुपये, 10 रुपये, इनमें से कोई नहीं। और इसका भी आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है। ठीक है, ये 15 की ए में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप लोगों को इसका आंसर आना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है उसका भी आंसर दीजिए, अगर उसका आंसर नहीं दे पाए फिर भी, लेकिन आपको इसका आंसर देना है। 20 का आंसर आपको अवश्य देना है। देखते हैं 20 का आंसर कौन कौन दे पाते हैं। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 21 है, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? 1904 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में, 1907 ईस्वी, 1920 ईस्वी। तो भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ जो है 1904 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर जो 22 है, फुट डालो और राज करो की नीति अपनाई। फुट डालो और राज करो की नीति अपनाई अंग्रेजों ने, व्यवसाय प्रधान ने, उद्योग प्रधान ने, उपयुक्त तीनों। तो फुट डालो और राज करो की नीति अंग्रेजों ने अपनाई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 23 के रूप में है, अंग्रेज आज़ादी के बाद भारत में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान बढ़ गया, स्थिर रह गया या घट गया, उपयुक्त ए प्लस बी। तो देखिए यहाँ पे आज़ादी के बाद प्राथमिक क्षेत्र का योगदान बढ़ गया कि घट गया। तो प्राथमिक क्षेत्र का मतलब पहले जानते हैं, प्राथमिक क्षेत्र का मतलब होता है कृषि क्षेत्र। ठीक है, तो आज़ादी के बाद कृषि क्षेत्र का जो योगदान है वो बढ़ गया कि घट गया, ठीक है, या स्थिर रह गया। तो आज़ादी के बाद कृषि क्षेत्र का जो योगदान है वो घटता चला गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, गरीबी के दुष्चक्र की भावना को किसने बतलाया था? गरीबी के दुष्चक्र की भावना को किसने बतलाया था? महात्मा गांधी, मार्शल, रैगनर मार्क्स या पोगू। ठीक है, तो गरीबी के दुष्चक्र की भावना को मार्शल ने बताया था। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 24 का ऑप्शन नंबर, सॉरी यहाँ पे रैगनर मार्क्स होगा। ठीक है, यहाँ पे 24 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। गरीबी के दुष्चक्र की भावना को रैगनर मार्क्स ने बताया था, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखें, क्वेश्चन नंबर जो 25 के रूप में है, विश्व विकास रिपोर्ट 2005 में भारतीय प्रति व्यक्ति आय था। विश्व विकास के रिपोर्ट के अनुसार 2005 के प्रति व्यक्ति आय कितना था? $650, $720, $900 या $1200। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा $720, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 के रूप में है, स्वतंत्रता भारतीय अर्थव्यवस्था थी। स्वतंत्रता भारतीय अर्थव्यवस्था थी, ऑप्शन है कृषि प्रधान, व्यवसाय प्रधान, उद्योग प्रधान या उपयुक्त दोनों। तो स्वतंत्रता भारतीय अर्थव्यवस्था थी वो थे कृषि प्रधान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 27 है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? यानी कि RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, RBI का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1934 में, 1935, 1948 या 1951। तो RBI का जो स्थापना 1935 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 28 है, अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या किया? ऑप्शन है दोहन किया, पोषण किया, शोषण किया या ए प्लस सी किया। तो अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का दोहन किया था और साथ ही साथ शोषण भी किया था, यानी कि उपयुक्त ए प्लस सी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 29 है, राष्ट्रीय आय समिति का गठन निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में हुआ? राष्ट्रीय आय समिति का गठन निम्नलिखित में किसकी अध्यक्षता में हुआ? प्रोफेसर PC महालनोबिस, BKR राव, जवाहरलाल नेहरू या इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय आय समिति का जो गठन है वो प्रोफेसर PC महालनोबिस की अध्यक्षता में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर 30 है, राष्ट्रीय आय बराबर क्या होता है? राष्ट्रीय आय बराबर क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आय बराबर होता है GDP प्लस विदेश से अर्जित आय प्लस सब्सिडी मूल्यह्रास अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है, राष्ट्रीय आय के अंतर्गत शामिल है, राष्ट्रीय आय के अंतर्गत शामिल है वस्तुओं का मूल्य, सेवाओं का मूल्य, वस्तु और सेवाओं का मूल्य, इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय आय के मूल्य में शामिल होता है वस्तु का मूल्य और सेवा का मूल्य, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर 32 के रूप में है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम कब हुआ? भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम कब हुआ? 1800 ईस्वी, 1968 ईस्वी, 1928 ईस्वी, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन 1868 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किए हुए थे। किसने किए थे? दादा भाई नौरोजी ने किए हुए थे भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन। अगला प्रश्न देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 33 के रूप में है, इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? फोर्ड मोटर्स, कोका कोला, इनमें से सभी या सैमसंग? तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
जो फोर्ड मोटर्स है, कोका कोला है और सैमसंग है, तीनों क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं और ऑप्शन नंबर बी में सैमसंग है, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूजन मत हो जाइएगा आप, कुछ टाइपिंग मिस्टेक है लेकिन आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है तो ऑप्शन नंबर डी ही राइट आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 24 है। राष्ट्रीय आय का सृजन होता है, राष्ट्रीय आय का सृजन होता है वितरण द्वारा, उपभोक्ता द्वारा, विनिमय द्वारा, उत्पादनों के द्वारा। तो जो राष्ट्रीय आय का सृजन होता है वो उपभोक्ता द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, सॉरी उत्पादन की क्रिया द्वारा होता है, ठीक है। राष्ट्रीय आय का जो सृजन होता है उत्पादन की क्रियाओं द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 35 है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। उत्पादन गणना पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश में किया गया? उत्पादन गणना पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश में किया गया? रूस में, जापान या चीन या ब्रिटेन? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ब्रिटेन में किया गया था उत्पादन गणना पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 36 के रूप में है। राष्ट्रीय आय मापने की निम्नलिखित में कौन सी विधियां है? राष्ट्रीय आय नापने की निम्नलिखित में से कौन सी विधि है? आय विधि है, उत्पादन विधि, व्यय विधि है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आय, राष्ट्रीय आय मापने की निम्नलिखित जो विधि है वो है आय विधि, उत्पादन विधि और व्यय विधि, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 है। और दोस्तों आपको वीडियो हल्का ही पसंद पड़ा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। राष्ट्रीय आय का अर्थ है सरकारी की आय, सर्वाधिक उपकरणों की आय, उत्पादन साधनों की आय, पारिवारिक आय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपको बता दें कि ये अंतिम वीडियो के मतलब चरण तक हम लोग पहुँच चुके हैं और यहाँ तक बहुत कम ही बच्चे पहुँच पाते हैं, ठीक है। अंतिम तक बहुत कम बच्चे पहुँच पाते हैं, तो आप गिने चुने बच्चों में से एक है, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपको वीडियो, हमें उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आप प्ले स्टोर पर R2C Academy सर्च कीजिएगा तो नंबर 1 पे आएगा, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये हमारे चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखने के बाद में हम वीडियो को समाप्त कर देंगे। तो चलते हैं अंतिम क्वेश्चन की ओर। और इस समय क्वेश्चन है, गरीबी गरीबी को जन्म देता है, गरीबी का कुचक्र है, किसने कहा? गरीबी गरीबी को जन्म देता है, गरीबी का कुचक्र है, किसने कहा? पिगू ने, मार्शल ने, एम जॉन ने या आर नर्क्स ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आर नर्क्स ने कहा था। आर नर्क्स मतलब होता है डैगनर नर्क्स। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।